नमस्कार। भारतीय काव्य शास्त्र के अध्ययन के दौरान हम तीन चीज़ से ज़रूर टकराते हैं: काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। तीनों बहुत सरल हैं, लेकिन फिर भी अगर इन्हें ना समझा जाए तो कठिनाई बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों के संदर्भ में बातें करते हैं। पूरा सुन लीजिए, आपका संदेह निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो काव्य लक्षण के विषय में सबसे पहले जानते हैं। काव्य लक्षण होता क्या है? कविता किसे कहा जाए या काव्य किसे कहा जाए, काव्य के लक्षण को निर्धारित करना ही काव्य लक्षण है। बस इतना ही लिखना है। और ये ऐसा विषय है जिसमें विषय के बारे में कम लिखना है और इस विषय के बारे में लोगों ने जितना कहा है उस विषय पर अधिक लिखना है। तो चलिए जानते हैं कि काव्य लक्षण के संदर्भ में लोगों ने क्या क्या कहा है, लोगों नहीं, आचार्यों ने। तो सबसे पहले आचार्य भामा पर आते हैं। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार में कहा है कि शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। मतलब शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य बनाते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम। और ठीक आप चौथे नंबर पर आ जाइए, जहाँ रुद्रट का नाम है। वे भी कुछ ऐसी ही बातें करते हैं, बस आगे उन्होंने ननु लगा दिया है, लेकिन उन्होंने भी यही बातें कही है। तो दो डेफिनेशन ऐसे ही हो गया। दूसरे नंबर पर दंडी का नाम लिखा गया है, जो कहते हैं कि काव्य का शरीर। तो काव्य का शरीर क्या होता है? अभीष्ट अर्थ, वांछित अर्थ या उत्कृष्ट अर्थ। और दंडी के अनुसार इन सबको उद्घाटित कराने वाली पदावली ही होती है, अर्थात वे पदावली के महत्व को बताते हैं काव्य लक्षण के माध्यम से। शरीरम तावादिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। उसके बाद वामन का नाम है। काव्य लक्षण के मामले में इनका बहुत बड़ा श्लोक है, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि वामन काव्य में गुण और अलंकार को आवश्यक मानते थे। कुंतक वक्रोक्तिवादी आचार्य थे, इसलिए उन्होंने काव्य लक्षण को वक्रोक्ति से जोड़कर देखा है। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी। अब वक्रोक्ति क्या है ये आप लोग आगे समझेंगे, लेकिन सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि साधारण से हटकर वैचित्र्यपूर्ण कथन को ही वक्रोक्ति कहते हैं। उसके बाद देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन थर्ड लास्ट में देखिए विश्वनाथ बहुत आसान लिखते हैं। जिस वाक्य में रस की अनुभूति हो उसे ही हम काव्य कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और आखिरी में जगन्नाथ जी का भी आसान है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। मतलब जो रमणीय अर्थ को प्रकट करे वही काव्य है। तो काव्य लक्षण में यही लिखना है कि कविता क्या है या काव्य क्या है, और ये लिखने के लिए हमें विभिन्न मतों का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब आते हैं हिंदी के विद्वानों पर, जल्दी से मैं बता देता हूँ। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बहुत आसान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। बहुत अच्छे। रामचंद्र शुक्ल, जिसको सबसे बेस्ट माना जाता है डेफिनेशन कविता के संदर्भ में, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। उसके बाद आप बहुत उदाहरण ले सकते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। सुमित्रनंदन पंत कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। नागेंद्र जी हर जगह आ जाते हैं, वे भी कहते हैं कि काव्य आत्माभिव्यक्ति है। अज्ञ जी बहुत सरल शब्दों में कहते हैं कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। तो इतना काव्य लक्षण के लिए पर्याप्त है। अब हम आते हैं काव्य हेतु पर, और यह भी शॉर्ट नोट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो काव्य हेतु के लिए सबसे पहले हेतु का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। हेतु क्या होता है? आपने बहुत बार कहा होगा या सुना होगा कि मैं इस हेतु यह काम करना चाहता हूँ, मैं इस हेतु यहाँ पर आई हूँ। तो हेतु का अर्थ होता है कारण। तो काव्य हेतु का अर्थ क्या होता है कि काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारण, अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन तत्वों का होना आवश्यक है, वही काव्य हेतु है। मतलब काव्य के कुछ गुणवत्ता होनी चाहिए ना, काव्य की रचना करने के लिए आपके पास क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, किन तत्वों का होना अनिवार्य है जिससे आप काव्य की रचना कर सकते हैं, वही काव्य हेतु है। तो काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में काव्य हेतु को समझा जा सकता है, लेकिन एक डेफिनेशन ज़रूर दीजिएगा। बाबू गुलाब राय जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। तो इसे ज़रूर कोट करिएगा। और अब हम आते हैं कि इस पर विभिन्न आचार्यों के क्या क्या मत हैं।
तो काव्य हेतु अर्थात काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारण या काव्य के सृजन के लिए आवश्यक तत्व, इस पर संस्कृत के आचार्यों ने क्या क्या मत दिया है कि कौन कौन से कारण होने चाहिए जिससे काव्य की रचना हो सके पूर्ण। तो भामा जी सबसे पहले कहते हैं प्रतिभा, दंडी जी कहते हैं प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास, रुद्रट और कुंतक दोनों कहते हैं शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास, वामन जयदेव मम्मट हेमचंद्र जगन्नाथ। आप देख सकते हैं इन सब ने क्या क्या कहा है, और इन सब का जब मिश्रण किया जाता है तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो काव्य हेतु के रूप में 3 तत्व सामने आते हैं, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास। तो यदि आपको किसने क्या कहा इसके विषय में नहीं पता है तो केवल आप 3 चीजें लिख दीजिएगा काव्य हेतु, काव्य के लिए आवश्यक तत्व, कौन कौन सा, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, तो मान लिया जाएगा आपको नॉलेज है। तो आइए तीनों के बारे में जानते हैं। प्रतिभा, आप सब जानते हैं प्रतिभा किसे कहते हैं। प्रतिभा अर्थात शक्ति को काव्य हेतु के संदर्भ में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। प्रतिभा काव्य की सबसे अनिवार्य शक्ति है जिसके बिना काव्य सृजन असंभव है। इसीलिए प्रतिभा को कविता का बीज कहा जाता है और प्रतिभा को जन्मजात दैवी शक्ति और संस्कार के रूप में देखा जाता है। दूसरा हेतु है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का सरल अर्थ होता है ज्ञान, अर्जित ज्ञान। आचार्य वामन ने इसका अर्थ विद्या परिज्ञान माना है। और यह ज्ञान आप अर्जित कैसे करते हैं? विभिन्न काव्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से। तो विभिन्न काव्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से अर्जित किए हुए ज्ञान को ही व्युत्पत्ति कहते हैं। इसके संदर्भ में राजशेखर जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उचित और अनुचित का विवेक होना ही व्युत्पत्ति है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सरल शब्दों में। और आखिरी काव्य हेतु है अभ्यास। अभ्यास आप सभी जानते हैं, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। और यहाँ पर जिस अभ्यास की बात की जा रही है यह भी वही है, यह कोई भिन्न नहीं है। निरंतर प्रयत्न करते रहना ही अभ्यास है। अभ्यास करते रहने से आपकी जो सृजनात्मक शक्ति है और निखर कर आती है और आपकी जो रचनाएं हैं वह स्वच्छ होती है, दोषमुक्त होती है और पूर्णता को प्राप्त होती है। ऐसा ही आपको लिखना है। धन्यवाद। और आखिरी है काव्य प्रयोजन। प्रयोजन का क्या अर्थ होता है? प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। तो काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है कि काव्य रचना के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। हर चीज़ के पीछे एक उद्देश्य होता है, तो काव्य की रचना के पीछे भी हमारा कुछ उद्देश्य होता है। विभिन्न आचार्यों ने इसके ऊपर विभिन्न मत दिए हैं और इसका अर्थ यही है कि काव्य रचना के उपरांत हमें प्राप्त होने वाले लाभ को ही काव्य प्रयोजन कहते हैं। तो आइए जानते हैं किसने क्या कहा। तो पहले संस्कृत आचार्यों के मत जान लेते हैं। भरत मुनि ने कहा है, धर्म यश आयु साधक हितकर बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश, यह सभी काव्य प्रयोजन होता है। मतलब काव्य रचना के उपरांत हमें इन सब लाभ की अपेक्षाएं रहती हैं। उसी प्रकार भामा जी कहते हैं, आप जानते होंगे, पुरुषार्थ चतुष्टय 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो काव्य प्रयोजन को उससे जोड़कर देखते हैं और साथ साथ उसमें कीर्ति प्रीति समस्त कलाओं का ज्ञान जोड़ देते हैं। और ये कीर्ति प्रीति अब लगभग हर जगह आपको देखने मिल सकता है। वामन जी भी यही कहते हैं। रुद्रट जी पुरुषार्थ चतुष्टय को ले लेते हैं, वो चारों, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और कुंतक जी फिर वही लेके 1-2 और ऐड कर देते हैं। भोजराज जी कीर्ति और प्रीति, बहुत अच्छे। मम्मट जी भी कहते हैं यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, रोग नाश, परमानंद की प्राप्ति इत्यादि। तो सबका मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो बनाकर लिख सकते हैं। और अब हिंदी के कवियों पर आते हैं। तो कबीर दास जी ने लिखा है कि ब्रह्म विचार, अर्थात यह जो काव्य है यह हमारा ब्रह्म विचार है। तो इसे काव्य प्रयोजन से जोड़कर देखते हैं। जयसी जी भी कीर्ति से ही जोड़कर देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं काव्य का प्रयोजन है सबका हित, सबकर हित होई। कुलपति मिश्र जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, अनिष्ट निवारण, भक्ति का प्रचार, यही काव्य प्रयोजन है। और मुख्य बात यह है कि आपको उनके दोहे नहीं याद हो और दोहे का मूल याद हो तो शब्दों में उसे लिख सकते हैं, दोहे लिखना ज़रूरी नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरल शब्दों में ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति। हरिऔध जी सिर्फ आनंदानुभूति। मैथिली शरण गुप्त जी की ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं और आपको आराम से याद हो जाएगा।
रामचंद्र शुक्ल जी उम्मीद के मुताबिक कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करके काव्य प्रयोजन समझाए हैं। आप देख सकते हैं, काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन हो। 5 अलग डेफिनेशन याद करना सरल है, पर इनका डेफिनेशन याद करना अकेला ही बहुत बड़ी बात है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं मानव कल्याण। दुलारे वाजपेयी जी आत्मानुभूति। और नागेंद्र जी हमेशा की तरह फिर आ गए, आत्माभिव्यक्ति है। तो इतने सारे लोगों ने इतनी सारी बातें कही है, आपको अगर चुनिंदे बातें भी याद हो जाए तो पर्याप्त है। बहुत बहुत आभार।